Hey, welcome back to my channel ESL Institute बलरामपुर. दिस इज शरद श्रीवास्तव. तो हमने 3 दिन की आई थिंक 2 दिन की क्लासेस सीख ली है. आज तीसरे दिन की क्लासेस पे काम करेंगे और तीसरे दिन की क्लासेस को विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. बट उससे पहले ज़रूर आप सब्सक्राइब करें. अगर आप इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन गेट द notification directly in your mailbox and please press the bell icon also. तो चलिए नेक्स्ट डे यानी कि आज तीसरे दिन की क्लास हम स्टार्ट करेंगे. तीसरे दिन की क्लास स्टार्ट करने का मतलब है कि जो भी हमने पहले पिछले सीखा, सबसे पहले हमने सीखा था, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, इसी नोटबुक में है. सबसे पहले हमने सीखा था हाय हेलो हाउ यू कैसे बातचीत करते हैं. उसके बाद हमने मीटिंग टाइम और डिपार्टिंग टाइम के बारे में सीखा था. मीटिंग टाइम के बारे में हम बातचीत कर रहे थे. मीटिंग टाइम में हमने सीखा था कि कैसे हम बोलेंगे कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू. सैल्यूटेशन कैसे करेंगे और इतने सारी चीज़ों. कुड का यूज़ हमने सीखा था पोलाइटनेस के लिए. और हम कोई मेहमान आता तो उसको हम कैसे वेलकम करते हैं. तो इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद हमने वुड का यूज़ भी सीखा था. वुड कैसे यूज़ करते हैं, किसी को खाने पीने के लिए कुछ ऑफ़र करना है तो वी यूज़ आल्सो वुड. तो हमने इन चीज़ों को सीख लिया था. आज हम बात करेंगे तीसरे दिन की क्लासेस की. तीसरे दिन की क्लासेस में हम आज सीखेंगे मीटिंग टाइम के बारे में चल रहा है. यानी कि हम आज सीखेंगे मीटिंग टाइम ही चल रहा है. अब मीटिंग टाइम में हमने सीख लिया था खाने पीने के लिए वुड का यूज़ करते हैं. पर इसके बाद सपोज़ करिए आप बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं. अगर आप बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं तो उस लाइन को कैसे बोलेंगे कि भाई कैसे बोलते हैं ना कि आप इतने दिनों से कहाँ हो या कहाँ हो आजकल इतने दिनों से. तो इस लाइन को बोलने के लिए बहुत सिंपल तरीका है. हम यूज़ करते हैं वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग. आई थिंक ये बहुत थिन है तो मैं इसी से यूज़ करूँगा. वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग. इन लाइनों को आप बोल सकते हैं बहुत दिनों से. अगर आप बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं तो अगर हम सरप्राइज़ में बोलते हैं कि भाई कहाँ हो इतने दिनों से, तो इस लाइन को आप बोल सकते हैं वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग. एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कहाँ रह रहे हो. तो इंग्लिश में बोलने के और भी तरीके हैं पर ये सबसे कॉमन है और इसी को यूज़ करेंगे. अच्छा, अगर ये आपसे कोई कह रहा है तो आप इसका रिप्लाई क्या करेंगे. तो इसका रिप्लाई बड़ा आसान सा है. सपोज़ करिए मैं आजकल अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन बिज़ी इन माई एग्ज़ाम्स. या सपोज़ करिए आप कई सारी शादी की पार्टियां अटेंड करने में लगे हैं और आप बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहे हैं अपने फ्रेंड से. तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि आई हैव बीन बिज़ी अटेंडिंग मैरिज पार्टीज़. इस लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी थिक. तो आपको शायद विजिबल है कि नहीं. हाँ, विजिबल तो होना चाहिए. ठीक है, आगे से मैं इसको यूज़ करूँगा. तो आंसर दे सकते हैं आई हैव बीन बिज़ी अटेंडिंग मैरिज पार्टीज़. आजकल की इंग्लिश होती है नाउ डेज, तो आप नाउ डेज इसमें ऐड कर सकते हैं. आप नाउ डेज आप चाहे इसको आप सबसे आगे स्टार्टिंग में यूज़ कर लें या सबसे लास्ट में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. तो इसका आंसर भी बहुत सारे तरीके के आंसर बन सकते हैं. आई हैव बीन busy attending I have been busy attending marriage parties. I have been busy in my exams. या अगर मैं कहूँ बोलूँ मैं अपने आजकल अपने पढ़ाई में व्यस्त हूँ तो मैं बोल सकता हूँ I have been busy in my studies. तो इतने सारे आंसर बन सकते हैं. वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं या कोई और काम में व्यस्त हैं. तो आप जैसे क्वेश्चन है वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग, कहाँ हो आजकल इतने दिनों से, तो वहाँ बोल देंगे आई हैव बीन बिजी. अब इसी को अगर मैं कहाँ रह रहे थे पास्ट की बात कर लूँ, अगर मैं जैसे कहाँ हो आजकल, या अगर किसने मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत दिनों से कहाँ रह रहे थे, तो हैव बीन को हम हैड बीन बना देंगे. जैसे यहाँ क्वेश्चन तो वेयर हैव यू बीन, तो वेयर हैड यू बीन. तो हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. अब आंसर देंगे तो हैड बीन हो जाएगा. जैसे मैंने कहा मैं जो है क्रिकेट खेलने में व्यस्त था या कई दिनों से, या मैं कहूँ कि मैं बिज़नेस अपने पापा के बिज़नेस में व्यस्त था, तो आई हैड बीन
I had been busy in my father's business. तो इस प्रकार से आप इसका हैड बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं आंसर देने के, तो ये सबसे परफेक्ट है। अब एक और हम मीटिंग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम अक्सर मिलते हुए ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक और फ्रेज़ बहुत बोला जाता है इंडिया में हिंदी में कि तुम तो ईद के चांद हो गए, तो ईद के चांद हो गए ये एक फ्रेज़ है, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इंग्लिश में ये बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बड़ा अटपटा सा मीनिंग निकलेगा। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट एनी फ्रेज और एनी पोएम इन हिंदी। हिंदी के किसी भी पोएम को आप कभी ट्रांसलेट ना करें तो बड़ा अटपटा सा मीनिंग निकलता है। तो इंग्लिश द इंग्लिश पीपल दे स्पीक इट इन द वेरी डिफरेंट वे। तो लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब है कि आप बहुत लंबे समय से दिखे ही नहीं हैं उनको। अब लॉन्ग टाइम नो सी एक फ्रेज़ है, इसको हम और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लंबे दिनों से आप उनको नहीं मिले तो उन्होंने या कोई काम और भी नहीं किया हमने, जैसे मैंने कहा कि बहुत दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए, तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो क्रिकेट। या मैं बोलूँगा कि बहुत दिन हो गया पिकनिक पर गए हुए या पिकनिक किए हुए, तो लॉन्ग टाइम नो पिकनिक। या इसी लाइन को मैं कहूँ कि बहुत दिन हो गया मूवी देखे हुए, तो लॉन्ग टाइम नो मूवी। देखिए ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसका आप आंसर ढूंढें। अगर वो आपसे कोई कह रहा है तो आप कई तरीके के आंसर दे सकते हैं। हाँ वो श्योर, वाई नॉट, कि बट आई वॉज बिज़ी या आई हैव बीन बिज़ी इन सम अदर वर्क्स, कुछ अलग चीज़ों में व्यस्त हूँ आजकल इसीलिए ये नहीं हो पाया। तो आप इस तमाम डिफरेंट आंसर मतलब इसका रिप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है तो जो इसका आप रिप्लाई करेंगे, अगर आप कुछ भी यस या नो भी कर देते हैं तो भी इसका आंसर प्रॉपर है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग। अच्छा इसी में अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ और याद आ रहा है तो इसी में आपको एक और चीज़ बता दूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा एग्ज़ाम्स आ रहा है, देखिए क्योंकि एग्ज़ाम की बात ऊपर हुई थी कि आई हैव बिन बिजी इन माई एग्ज़ाम्स, तो मैंने कहा मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अब देखिए आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको पॉज करिए और गेस करिए कि आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहा है या कोई इवेंट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे इंग्लिश में। कम तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो इंसान नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी इवेंट के लिए। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूँगा ताकि आपको याद रहे। देखिए इवेंट, किसी भी प्रकार के इवेंट के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं, आ रहा है, आने वाला है, जैसे मैरिज हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा शब्द, अप्रोच का। ये एक एक्शन है और इसमें बदलाव हो सकता है, पास्ट में भी जाते हैं, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी सब में जा सकता है। तो अगर मैंने कहा कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, आईएनजी लगा दिया, बन गया। अगर मैंने कहा ऐसे ही मैरिज, उसका बर्थडे आ रहा है तो हिज, या अगर लड़की है तो हर बर्थडे इज अप्रोचिंग। अगर मैं कहूँ कि दिवाली आ रही है तो दिवाली इज अप्रोचिंग। देखिए दो तीन एग्जांपल्स मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि जो वेरी बेसिक लेवल के हैं उनको सेंटेंसेस बनाने में एक बार में मिस्टेक हो सकता है, दो में, तीन में, तो दो से तीन बार मैं इसीलिए खुद से स्वयं सेंटेंस बना देता हूँ। आप इससे आप कोशिश करिए कि खुद से नए सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। तो इवेंट के लिए अप्रोच का वर्ड यूज़ हम करेंगे। अगर एग्ज़ाम आ गया है, सेकंड फॉर्म में भी यूज़ कर लूँ कि उसका एग्ज़ाम आ चुका है, तो माई एग्ज़ाम्स हैव अप्रोच्ड। अब आ गया एक्चुअली ऐसे बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। हम अक्सर बोलते हैं फ्रेज़ में कि उसका तुम्हारा एग्ज़ाम सर पर है। तो अब ये भी एक फ्रेज़ है, सर पर है, कोई हेड पे नहीं होगा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि फ्रेज़ है, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे इस प्रकार, नहीं तो बड़ा अटपटा सा मीनिंग निकलेगा। तो इसको हम इस प्रकार बोलते हैं इंग्लिश में कि उसका एग्ज़ाम सर पर है, एक फ्रेज़ को फ्रेज़ की तरह। तो माई एग्ज़ाम्स, सॉरी, माई एग्ज़ाम्स
आर अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैंने कहा उसकी शादी सर पर है, तो हर मैरिज इज अराउंड द कॉर्नर। तो ये अराउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है, इसको हम फ्रेज की तरह सर पर है हम हिंदी में बोलते हैं। इन द सेम वे वी आल्सो यूज इन इंग्लिश, समथिंग इज अराउंड द कॉर्नर, दैट मीन्स इज एक्चुअली अप्रोच्ड एंड इट इज़ अबाउट टू हैपन। चीज़ होने ही वाला है, हम वो करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इवेंट को भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं, इसको हम यूज़ करना सीखते हैं। हमने कुड सीखा था पोलाइट वे की तरह, अब आज हम उधार मांगना सीखेंगे कि अगर आपको उधार मांगना है तो उस शब्द को हम किसी से कोई चीज़ उधार मांगने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, पोलाइट वे में बात करना इससे पहले ही बता चुका हूँ कुड का, पर हम कैसे मांग, किसी ने कहा कि अगर आपको 1000 रुपये उधार चाहिए तो उससे 2000 मांगिए, तब वो आपको उधार देगा। सपोज़ करिए आपको अपने पापा से 1000 रुपये उधार चाहिए, तो आपको बोली पापा मुझे 2000 उधार चाहिए। ये बस तरीका है, ऐसा है नहीं कहीं, मतलब ट्राई कर सकते हैं आप लोग। डेफिनेटली आपको 1000 मांगेंगे तो 500 ही मिलता है, इसलिए आपको 1000 चाहिए तो 2000 मांगिए। सपोज़ करिए कि मुझे 2000 रुपये चाहिए किसी से, तो मैं उनसे मांगूंगा 1000 चाहिए तो 2000 मांगूंगा। अब उधार मांगने का तरीका, उधार शब्द के लिए हम यूज़ करते हैं बोरो, BORROW। एक एक्शन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में जा सकता है, ये ING भी लग सकता है, यस या ES भी लग सकता है, आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये लाइन केवल सिंपल सी है। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। देखिए कैन से भी यूज़ कर सकते हैं, मे से भी यूज़ कर सकते हैं, पर कुड जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बात करने के लिए कुड का यूज़ है, तो आप कुड का यूज़ करिए। जैसे मैंने कहा क्या मुझे आपका पेन उधार मिल सकता है, तो क्या बोलेंगे आप, कुड आई बोरो योर पेन। तो इफ़ेक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, बहुत इफेक्टिव लाइन है, कुड आई बोरो योर पेन। अब पेन आप अक्सर मांग लेते हैं, देखिए पेन, कैन आई टेक दिस पेन, आप बोल देते हैं, तो टेक का मतलब हमेशा के लिए आप थोड़े ले रहे हो उससे, आप उधार ले रहे हो, क्योंकि आप उसको वापस करोगे। सपोज यू आर गोइंग टू अ बैंक and you are just filling the withdrawal forms. Okay, so you may definitely, many people around you that they will come to you and they will ask for the pen कि please fill up my form, otherwise give me your pen। तो गिव मी योर पेन का मतलब आप दे दीजिए, ठीक है, वहाँ चल जाता है, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, बोरो, क्योंकि आप वो देते हैं फिर वो आपको वापस करता है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के ले लिया। तो इसलिए आप कुड का यूज़ करिए और बोरो। अब मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है और आप उसको पेन दे रहे हो, तो आप पेन उसके हाथ में देते हुए एक तरीका है, मैनर है बोलने का कि ये रहा, हिंदी में बोलते हैं ना ये रहा, तो इंग्लिश में बोलेंगे हियर यू आर। अब हियर यू आर हम ऐसा नहीं कि उधार कोई मांगे हम देते हुए बोलेंगे तभी बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ये मैनर है। सपोज़ करिए आपसे किसी ने पानी मांगा और आप ग्लास को हैंड ओवर करते हुए आप बोल सकते हैं कि हियर यू आर। सपोज़ करिए आपके पापा ने एक फ़ाइल उठाई, फाइल बोला कि भाई बेटा ज़रा फाइल उठा देना, फाइल उठा के आप उनको हाथ में पकड़ाते हुए बोल सकते हैं हियर यू आर। तो ये एक मैनर है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसका, ऐसा नहीं कोई उधार मांगे तभी हम ये लाइन यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें, सपोज़ किसी ने आपसे उधार मांगा, आपने कहा हियर यू आर, आपने उसको दे दिया, या आपने किसी से उधार मांगा कुड आई बोरो योर पेन, और उसने देते हुए कहा हियर यू आर, तो उसको थैंक्स कैसे देंगे। थैंक्स कई तरीके के थैंक्स देने हैं, वैसे सिंपल सा थैंक्स बोल दोगे वो भी चल जाएगा, पर और अच्छा करने के लिए आप वहाँ बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। अगर आपसे पोस्ट में बड़ा है और उसने बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान किया आप पे, उस समय आपकी मदद करके उधार देकर, तो हाँ बोल सकते हैं, आप बहुत दयालु हैं तो हाँ बोल सकते हैं वेरी काइंड, काइंड मतलब दयालु, वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है, और भी एक मैं और भी क्लास पढ़ाऊंगा जिसमें यही बताऊंगा कि कब किस प्रकार की लाइन थैंक्स के लिए यूज़ करनी है किसके साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही सीखेंगे, सो नाइस ऑफ यू या वेरी काइंड ऑफ यू, अन्यथा थैंक्स तो है ही। अब कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है उस समय बातचीत करते समय, तो धन्यवाद से काम चला सकते हैं, बट एक्चुअली यही होना चाहिए, सो नाइस ऑफ यू या वेरी काइंड ऑफ यू। तो
तो इसके बाद हम फिर से एक और वर्ड सीखेंगे जो पहले सीख चुके हैं, जिसको हमने सीखा था कुछ भी खाने पीने के लिए ऑफ़र करने के लिए, वो था वुड। वुड को हम फिर से सीखेंगे एक और यूज़, कि और वुड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप किसी से कह रहे हो कि कैन यू हेल्प मी या कुड यू हेल्प मी, बहुत अच्छा लगा, पर एक और लाइन है जो बहुत इफ़ेक्टिव है हेल्प के लिए। आप किसी से फेवर मांगते हो, कृपा, तो वहाँ वुड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ हम बोलते हैं वुड यू डू मी अ फेवर। फेवर का मतलब होता है कृपा करना। आप कैन यू हेल्प मी, लगभग आदमी सुनता भी नहीं, इतना समय नहीं है कि सुने और चला जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। पर अगर इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति है और आपने ये लाइन बोली, वुड यू डू मी अ फेवर, तो डेफिनेटली ये बहुत इफेक्ट करेगा। वो सुनेगा एटलीस्ट आपकी बातों को ज़रूर, कि चलो ठीक है, मदद करें ना करें, एक बार सुन तो लेते हैं। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं वुड यू डू मी अ फेवर। और अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो क्षमता है जिससे आप उसकी मदद कर सकें, तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करिए। ठीक है, अब इसका आंसर आपसे कोई कह रहा है वुड यू डू मी अ फेवर, इसका आंसर क्या देंगे? बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर, या प्लेजर इज ऑल माइन। ठीक है, एक और आंसर बोल सकते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है, तो आप बोल सकते हैं इट्स माय प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब सौभाग्य, तो आप वहाँ इस प्रकार का आंसर दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप इसको 2-3 बार पॉज करके और एक सेंटेंस को 2-3 बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम आती हो पढ़ने में, रीड करने में, बोलने में। तो इसको ज़रूरी है कि वीडियो को पॉज करें, ज़रूर रिपीट करें। तो चलिए, एक वुड तो ये हो गया। हम कभी कभी एक और बात बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप खिड़की खोल देंगे या बंद कर देंगे। सपोज़ करिए आप यात्रा कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, और वहाँ से और बहुत तेज़ हवा आ रही है उस खिड़की से, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मैं ये खिड़की बंद कर दूँ, तो वहाँ भी वुड का यूज़ करते हैं कि वुड यू माइंड। माइंड का यूज़ करते हैं, वुड यू माइंड। क्लोज़ करना है तो क्लोजिंग द विंडो। ठीक है, या सपोज़ करिए आप बैठे हुए हैं चेयर पर, कोई खड़ा हुआ है और आपने कहा भाई ज़रा स्विच, दूर है स्विच आपसे, फ़ैन का, आपने कहा भाई गर्मी बहुत है, आपने कहा भाई आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप फ़ैन का स्विच ऑन कर दें, तो ये लाइन आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी डायरी देख लूँ, ये भी एक मैनर है, किसी की डायरी पढ़ने से पहले आप उससे पूछ सकते हैं। तो आप बोलेंगे वुड यू माइंड सीइंग योर डायरी या रीडिंग योर डायरी। देखिए, एक और इसमें हम अगर वेरिएशंस करेंगे तो एक और तरीका है बोलने का, वहाँ इफ़ का भी यूज़ करते हैं, वो आगे एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल सेंटेंस ज़रूर आप समझ सकते हैं कि वुड यू माइंड इफ़ आई सॉ योर डायरी। ये सेंटेंस भी बोला जाता है और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हुआ आगे। फ़िलहाल ये लाइनें बोली जाती हैं। अभी हम मीटिंग टाइम के बारे में सीख रहे हैं, ग्रामर की क्लास में नहीं है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर बेसिक लेवल वालों को बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अभी तो सर ने ये बताया था, फिर ये कैसे बताने लगे। तो अभी हमें यही सीखना है कि अभी वुड यू माइंड सीइंग योर डायरी, या वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन, ये इस प्रकार के सेंटेंस आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया जितने भी मीटिंग टाइम के सेंटेंसेस थे। अब क्लोजिंग या डिपार्टिंग टाइम भी हम समझ लेते हैं। डिपार्टिंग टाइम में हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है, सिंपल से सेंटेंसेस बोलते हैं हम, तो उसको हम जल्दी से बोलना सीख लेते हैं। हम बात करेंगे डिपार्टिंग टाइम की। डिपार्टिंग टाइम में बहुत ही गिने चुने सेंटेंसेस हैं, बहुत आसान है, इजी हैं। जैसे
आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वहाँ बोलते हैं नाइस टू मीट यू, या अगर टू हटा देंगे तो वो बन जाएगा नाइस मीटिंग यू। ठीक है, दोनों सही है, बस ध्यान रखेंगे अगर नाइस टू हटा रहे हो तो मीटिंग करना पड़ेगा, अन्यथा नाइस टू मीट यू। या और भी लाइनें बोली जाती हैं कि आप मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी से मिले और आपको बड़ा अद्भुत लगा, आप उनसे बिछड़ रहे हो, उसमें एक लाइन मैनर में होनी चाहिए कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगता है लोगों को, तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि इट इज़ या इट्स वंडरफुल मीटिंग विथ यू। ये लाइनें भी आप बोल सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और लोगों को हम विश भी करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, तो हैव अ नाइस डे बोलते हैं हम। ठीक है, हैव अ नाइस डे या ग्रेट डे या नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम। खाली नाइस टाइम नहीं बोलना है आपको, हैव अ नाइस टाइम। ठीक है, या आप बोल सकते हैं एक और प्रचलन में है, हैव अ गाला टाइम। गाला मतलब होता है उत्सव, अब गाला का मतलब होता है उत्सव, यानी कि आप विश कर रहे हो सामने वाले को कि आपका दिन इतना ही अच्छा हो जितना कि एक त्यौहार में हम खुशियाँ मनाते हैं, तो हैव अ गाला टाइम। या हम बोल सकते हैं हैव अ वेल ऑफ टाइम। वेल एक मछली है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है। वैसे मछली क्या है, ये एक मैमल है, समुद्र का जानवर है, सी मैमल जिसको बोलते हैं। आप अगर विकीपीडिया पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल आप ये जो सेंटेंस बोला जाता है हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है, वेल का मतलब मछली यहाँ क्यों लिया गया है, क्योंकि इसलिए इसका आकार बहुत बड़ा होता है, तो वो कहते हैं कि इतना अच्छा हो आपका समय जितना कि वेल मछली का आकार, तो इसलिए वो बोलते हैं हैव अ वेल ऑफ टाइम। अब इसका रिप्लाई, अगर ये सारे सेंटेंस आपसे कोई बोलता है इसका रिप्लाई, तो वही एक रिप्लाई सिंपल सा है, सेम हियर, यानी उतनी खुशी मुझे भी हुई जितनी आपको। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को यूज़ करके देख सकते हैं। देखिए, आगे के वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि सब्सक्राइबर जितने ही बढ़ेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि आपको पढ़ाने में, ताकि वो बेसिक चीज़ें बेसिक लेवल के लोगों तक पहुंच पाएँ, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सब चीज़ों में बहुत माहिर हैं पर उनके पास लैंग्वेज की कमी है, तो आई वांट देम टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से इंग्लिश बोलें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 8वीं क्लास में हैं, 10वीं क्लास में हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई बात नहीं, डोंट शाय एंड नेवर गिव अप। कभी कोशिश करिए, आप ये मत सोचिए कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे, मैं एक एक चीज़ों को, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा आगे। अपने वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। उनसे भी बोलिए कि इस वीडियो को 2-3 जितनी बार देखना चाहें देखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिससे वो जिससे उनके लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।